पॉक्सो एक्ट क्या होता है, मोटर व्हीकल अधिनियम क्या है। हम बात करेंगे आगे वीडियो में कि कैसे हमारे यहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा का कार्यकाल कितना होता है और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं। ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रसाद बिहार के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज हम बात करेंगे आपके इसी मूल विधि एवं संविधान के सेकंड पार्ट पर। इसके बाद जो हमारा अगला चरण है वो हिंदी वाला पार्ट रहेगा और थोड़ा सा पार्ट करंट अफेयर का रहेगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत खास होने वाला है। तो आपका पुनः स्वागत पढ़ाई की पंचायत पर। और ये हमारी दूसरी क्लास चल रही है आपके मूल विधि और संविधान पर, मूल विधि पर, और आपके ये संविधान वाले पार्ट पर हमारी क्लास चल रही है यहाँ पर। और इस सीरीज का जो पहला प्रश्न है आपके वो ये रहा, ये सेकंड पार्ट है आपके, यहाँ से ये दूसरा पार्ट चल रहा है। मैंने एक क्लास में ले चुका हूं आप लोगों की। अनुसूचित, ये रहा, ये पहला ही वर्ड गलत हो गया यहाँ से, अनुसूचित है ये, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, ये रहा SC एंड ST, ये दोनों की बात कर रहा हूं आपसे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया है। इसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ SC और ST के लिए जो उन पर अत्याचार किए गए हैं उसके लिए हमारे यहाँ कौन सा कानून बनाया गया और वो किस वर्ष बनाया गया है। क्या वो 1989 में बनाया गया है, क्या 1909 में, या 1949 में, या 1999 में। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको पीछे भी चर्चा करी है। इसका उत्तर है आपके 1989, 1989। यानी कि हमारे यहाँ जो SC जाति के लोग हैं, ST जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन पर जो अत्याचार हुए हैं और उनके निवारण के जो अधिनियम, उनके निवारण के लिए जो भारत सरकार ने कानून बनाया है, वो कानून कब बनाया है, 1989 में बनाया है, 1989 में। ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है और इसके द्वारा काफी हद तक इस जाति के लोगों के लिए बेहतर प्रबंध किए गए। दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता ये रहा तथा इसके प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल, यानी कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है हमारे यहाँ, नेशनल फॉर वुमेन कमीशन होता है जो हमारे यहाँ, इसकी जो अध्यक्षाएं हैं उनका और प्रत्येक सदस्य कार्यकाल कितना है। क्या वो 3 वर्ष का कार्यकाल है, क्या 2 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, या 5 वर्ष का है। तो जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा होती हैं और जो सदस्य होते हैं, इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। कितना होता है वो 3 वर्ष का कार्यकाल है। इसको आप रट कर जाएंगे। यानी कि हमारे यहाँ महिलाओं के हितों के लिए कार्य करने वाली देश में सबसे बड़ी संस्था कोई है तो वो राष्ट्रीय महिला आयोग है। इसी राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत महिलाओं के हितों को संरक्षण और उनके हितों की देखरेख की जाती है। और ये आयोग है जो अब आपके माइंड में आएगा, ये किस वर्ष अस्तित्व में आया है, तो वर्ष 1992 में ये आयोग अस्तित्व में आया है, यहाँ पर 1992 में। और ये कैसा आयोग है आपके, ये आपके सांविधिक आयोग है। कैसा आयोग है, ये आपके सांविधिक आयोग है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से। कैसा आयोग है ये, सांविधिक आयोग है। यानी कि इस आयोग को हम संवैधानिक आयोग नहीं कहते, बल्कि इसको एक नियम बनाकर संसद द्वारा कानूनी प्रक्रिया के द्वारा इसको अंतिम रूप दिया गया है। ये संवैधानिक आयोग नहीं है, ये सांविधिक आयोग है। यानी कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक इसी प्रकार से हमारे NHRC राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है वो हमारे यहाँ 1993 में अस्तित्व में आया है। वह भी संवैधानिक आयोग नहीं है, वह भी सांविधिक आयोग है, जो मैं पिछले वीडियो में जो पहला पार्ट पढ़ाया है इसका मैंने उस पर चर्चा कर चुका हूं। इस सीरीज का हमारा तीसरा प्रश्न है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है, शिक्षा के अधिकारी वाला के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार यानी जो इकोनॉमिक वेटेज है वो उसका क्या रेशियो है, इस पर कितनी सहमति बनी है। क्या 65-35 है, क्या 30-70 है, 50-50 है, या फिर 55-45 है। वो ये कह रहा है कि जो हमारे यहाँ जो शिक्षा का अधिकार है, जो एक कानून बना हुआ है हमारे यहाँ पर, तो इस शिक्षा के अधिकार के लिए आप जानना चाहिए वर्ष 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाए, 2009 में बनाए राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाए, यहाँ कानून बनाए आपके यहाँ से। और इसको हमारे यहाँ 1 अप्रैल 2010 से यहाँ पर रट लेंगे, इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसको कानूनी तौर पर इसे कानूनी रूप दिया गया है राइट टू एजुकेशन को। जबकि मैं पीछे बता चुका हूं कि इसको आपके शिक्षा का अधिकार को जो आपका संवैधानिक रूप है वो वर्ष 2002 में दिया गया था। यानी संवैधानिक प्रावधान आएगा तो 2002 मारेंगे और वहां संविधान के अनुच्छेद 21A में प्रावधान किया गया राइट टू एजुकेशन का। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कि दोनों में कितनी भागीदारी यहाँ पर, तो संयुक्त तर्ज का 65-35 के अनुपात में इसका उल्लेख किया गया है। यानी कि 65%
यानी अगर हम लोग यहाँ बात करें 100 रुपए बात करें तो 65 रुपए केंद्र सरकार के होंगे और 35 रुपए आपके यहाँ राज्य सरकार के होंगे। अर्थात 65% केंद्र की भागीदारी होगी, भारत सरकार की भागीदारी होगी, संघ सरकार की भागीदारी होगी और 35% यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी होगी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आएगा सूचना के अधिकार को भारत सरकार द्वारा कानूनी रूप कब दिया गया है? वर्ष 2009 में संसद द्वारा, और इसको कब लागू किया गया? 2010 में। और इसी शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक रूप कब दिया गया? तो 2002 में। और कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ये फंडामेंटल राइट्स बन चुका है हमारे यहाँ और कानून रूप दिया गया हमारे यहाँ 2009 में इसको। इस क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये दिखाई दे रहा है आपको, भारत सरकार ने किस वर्ष दहेज प्रतिषेध अधिनियम वाला जो हमारे यहाँ डॉरी सिस्टम है उस पर रोक लगाने के लिए किस वर्ष भारत सरकार ने कानून बनाया हमारे यहाँ पर? क्या हमारे यहाँ पर 1921 में कानून बनाए, क्या 1940 में, 1930 में या 1961 में? मैं पहले बताया कि मेरे साथ साथ आप विकल्पों को देख करके तेजी से उत्तर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भी आपके। मैंने कहा था एक बहुत अच्छी पहल है, नई पहल है कि जैसे ही विकल्प देखे तुरंत आपके माइंड में आएगा, तुरंत मुझे टाइप करके तत्काल मुझे भेज दिया। मुझे अच्छा लगता है आपके कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चीजों से बने हुए हैं कि आपके माइंड में चल रहा है कि इसका उत्तर संभवतः ये हो सकता है आपके। तो इसका सही उत्तर है आपके 1961 यानी कि 1961। यानी हमारे यहाँ दहेज प्रतिषेध, दहेज प्रथा को कानूनी तौर पर अवैध माना गया, इलीगल माना गया है। अगर कोई व्यक्ति दहेज के लिए किसी को बाध्य करता है तो इसे गैर कानूनी माना जाएगा और इसके लिए हमारे संविधान, इसके लिए हमारे यहाँ सरकार द्वारा 1961 में विशेष प्रावधान किया गया था। और इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात रही उस समय। इस सीरीज का हमारा जो अगला प्रश्न है, इनमें से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति, ये वाला राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति बनाई? वो कौन सा मंत्रालय? क्या परिवहन मंत्रालय, क्या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय? तो पूछ रहा है कि हमारे यहाँ पर जो एक मजबूत नीति बनाई गई है आपके किसके लिए? राष्ट्रीय महिला। तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी कि इसका उत्तर बी सही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हमारे यहाँ राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति यानी कि जो हमारे नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी बनाई गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बड़ा इंपॉर्टेंट कर लेंगे यहाँ से, और ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से। अगला प्रश्न है, भारत में सीमांत, सीमांत माने मार्जिनल कामगार एक ऐसे व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में, यहाँ पर एक वर्ष में कितने महीनों से कम के लिए कार्य करता है? यानी कि हमारे यहाँ सीमांत जो लेबर मजदूर होता है उसे हम लोग कितने महीनों से कम के लिए मानते हैं? और इसका जो सही उत्तर है आपके लिए, आप देखिए यहाँ पर, क्या वो 9 माह है यहाँ पर आपके, और कितने महीनों से कम? क्या वो 6 है, क्या वो 8 है, क्या वो 7 है? तो वो अगर एक वर्ष में सीमांत मजदूर माना जाएगा अगर वो 6 माह से कम के लिए कार्य करता है यहाँ पर। तो आप इसको याद रख जाएंगे क्या सीमांत कामगार, मैंने पीछे बताया था क्या सीमांत किसान कौन होता है? तो सीमांत कामगार ये 6 माह से कम हो जाएगा, और सीमांत किसान आएगा तो 1 हेक्टेयर से कम जिन किसानों के पास भूमि होती है उन्हें सीमांत किसान कहते हैं आपके। और सीमांत कामगार आएगा, मार्जिनल अगर लेबर आएगा यहाँ पर तो बताएंगे 6 माह से कम अगर जुड़ा हुआ है तो उसके लिए आपके सीमांत कामगार मानेंगे। इसका हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु के भीतर, ये डैश डैश हो रहा है यहाँ पर, किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से अगर मृत्यु हो जाती है आपके, तो वो कौन सी स्थिति में अपराध माना जाएगा और कितने तक माना जाएगा, कितनी आपके वर्ष तक माना जाएगा? क्या विवाह के 5 वर्ष है, क्या विवाह के 2 वर्ष है, क्या विवाह के 7 वर्ष है, या विवाह के 1 वर्ष है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो विवाह के 7 वर्ष है। अगर आपको वास्तव में इसको डालना है, जो हमारी बेटियों को आजकल जो जला दिया जाता है या उनको कई बार दहेज के चलते उनको उत्पीड़ित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में विवाह के 7 वर्ष के तहत उनको दंडित किया जाएगा आपको। तो याद कर लेंगे आपके विवाह के 7 वर्ष होना आवश्यक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ से हमारा। इस टाइम में हमारा जो इस सीरीज का 8वां प्रश्न है वो ये है, भारत में किशोर न्याय यानी देखभाल और संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? यानी किस दे रहा है भारत में किशोर न्याय के लिए, क्या ये वर्ष 2020 में है, क्या आपके 2015 में, 1995 में या 2005 में? आपके माइंड में आ रहा होगा ऐसी बहुत सारी ईयर्स आ रही हैं आपके सामने, वर्ष आ रहे हैं, क्या सारे डेटा आप याद कर पाएंगे सारे ईयर? तो आपको जानना चाहिए कुछ ईयर इतने खास होते हैं
कि जो हमें रट के जाने पड़ेंगे, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, वो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये अभी हमारे अभी बना है वर्ष 2015 का कानून है आपके ये वाला, यानी भारत में किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण, किशोर होते हैं उनकी देखभाल करना, उनको कंजर्व करना, उनका संरक्षण प्रदान करना, इसके लिए सरकार द्वारा एक विशेष कानून बनाया गया है वर्ष 2015 में। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट कानून है। यहां से इस क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न है पॉक्सो, ये दिखाई दे रहा है आपको, पॉक्सो एक एक्ट है हमारे यहाँ, वर्ष 2012 में आया। यहां से इससे किस अपराध से निपटने के लिए बनाया गया है इसको? चुनावी विवाद से, भूमि विवाद से, बाल यौन शोषण से, या आर्थिक अपराध से। आपको जानना चाहिए ये वही पॉक्सो एक्ट है जब वर्ष 2011 में हमारे यहाँ एक बहुत तूफानी आंधी आई थी आपके, और एक दामनी केस बना था, दामनी घटना बनी थी दिल्ली में। कुछ ऐसे लोगों ने जो कि बहुत ज्यादा समाज के एक ऐसे कुपात्र हैं आपके, और उन्होंने जो बहुत जघन्य अपराध किया है बेटी के साथ में आपके, उन अपराधियों को लेकर के हमारे यहाँ जस्टिस JS वर्मा, आप जो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पूर्व में, ये पूर्व आपके ये भूतपूर्व थे जस्टिस JS वर्मा, इनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, जस्टिस JS वर्मा, मेरे कहने से याद कर लेंगे आप लोग, इन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जस्टिस JS वर्मा कमेटी। इन्होंने ही इनकी सिफारिश पर ही पॉक्सो कानून बनाया आपके, और इसका सीधा संबंध है बाल यौन शोषण से। किससे है? बाल यौन शोषण से संबंध है इसका। तो आपके माइंड में आ रहा होगा, मैं दो बात बताएं यहाँ पे, पॉक्सो जो कानून बनाया है इसके लिए किसने सिफारिश करी है? जस्टिस JS वर्मा, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे आपके, इनकी सिफारिश पर एक कानून बना है। तो दूसरी बात यह, पॉक्सो का मतलब क्या होता है? पॉक्सो का विस्तृत अर्थ क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये एक ऐसा अपराध है जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ जो बच्चे बच जाया करते थे, क्योंकि इसमें 18 वर्ष तक की आयु थी, लेकिन यहाँ पर 16 वर्ष को न्यूनतम आयु मान लिया गया, यानी कि 16 वर्ष से कम आयु के लोग होंगे उन्हें माना जाएगा आपके अल्पायु, और 16 वर्ष से या उससे अधिक के बच्चों को वयस्क माना जाएगा, और उनके लिए वही दंड का प्रावधान है जो कि हमारे वयस्क जो हमारे एडल्ट हैं उनके लिए प्रावधान है। तो ये पॉक्सो एक्ट बना है वर्ष 2012 में, इंपॉर्टेंट है, और जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने सिफारिश करी थी इसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट इसकी फुल फॉर्म है, इसको याद कर लेंगे क्योंकि फुल फॉर्म इसका संबंध है बाल यौन शोषण से। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये PCP NDT भारतीय संसद का एक कानून है जिसका पूर्ण रूप क्या है? क्या इसका पूर्ण रूप प्रिवेंटिंग ऑफ क्राइम्स एंड प्रिवेंटिंग नेचुरल डिजास्टर टेक्निक्स है? क्या प्रिवेंटिंग ऑफ क्राइम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ नेशनलिस्ट डेवलपमेंट ट्रेड? क्या प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निकल एक्ट है? या प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड नेशनल डेवलपमेंट टेक्निक्स? इसका वो आपके फुल फॉर्म हो जाए PCP NDT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो जन्म से पहले, बच्चे के जन्म से पहले जो बच्चों का चेकअप कराया जाता है, भ्रूण का चेकअप कराया जाता है, एम्ब्रॉय का चेकअप कराया जाता है कि बेटा है या बेटी है, लड़का है या लड़की है, इसको गैर कानूनी माना गया है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है आपके यहाँ पर प्री कन्वेंशन, ये प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स एक्ट, ये वाला बना हुआ है। यानी जन्म से, बच्चे के जन्म से पहले अगर आप जांच करवाते हो किसी प्रकार से तो ये गैर कानूनी मानी जाएगी। वो अस्पताल भी और वो व्यक्ति, वो जेल के अधिकारी होंगे, दंड के पात्र होंगे अगर वो भ्रूण की हत्या करवाते गर्भ में। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद करके जाएंगे, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, आपकी फुल फॉर्म है इसकी। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम को आपके किस नाम से जाना जाता है? क्या शारदा एक्ट है ये? क्या कन्याओं का अधिकार अधिनियम है? क्या सती अधिनियम है? या सावित्रीबाई अधिनियम है? तो आपको जानना चाहिए हमारे यहाँ वर्ष 1929-30 में ये शारदा एक्ट आया। ये वाला कौन सा अधिनियम आया है? शारदा। यानी बाल विवाह पर रोक के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण कानून कोई माना जाता है तो वो यही कानून, क्या नाम है? शारदा एक्ट है, जो ब्रिटिश शासनकाल में आया है। इसको रट कर जाएंगे आपको, क्योंकि ये प्रश्न हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पहले भी आ चुका है। इतिहास के पन्नों से पढ़ाऊंगा तो विस्तार से इस शारदा एक्ट पर चर्चा करूंगा। फिलहाल आप याद कर लेंगे केवल बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए कौन सा कानून महत्वपूर्ण है, तो वो शारदा एक्ट है। इसके अलावा बहुत सारे कानून हैं जो इतिहास के पन्नों में निहित हैं, पर यहां नहीं बताना क्योंकि एग्जाम वाली क्लास चल रही है, समय कम है, इसको रट लीजिए सीधा सा। शारदा एक्ट बोले तो आपके, इसका पूरा नाम है हरविलास शारदा। क्या नाम है? हरविलास शारदा नाम के व्यक्ति हैं, तो आप फिलहाल शारदा एक्ट कर लीजिए।
उन्हीं के नाम पर जाना जाता है, हरविलास शारदा, उन्होंने पहल करी थी और उन्हीं के नाम पर एक कानून बना था आपके, और इसलिए इसका नाम पड़ गया शारदा एक्ट, जो कि हमारे यहाँ बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए काफी था उस समय आपके। इस क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा कानून गिरफ्तारी के बाद बच्चों को पुलिस हिरासत में रखने या उन्हें थाने में लाने पर प्रतिबंध लगाता है? पुलिस अधिनियम 1988, बाल अधिनियम संरक्षण अधिनियम 2005, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल सुरक्षा अधिनियम 2000 या मॉडल पुलिस अधिनियम 2006। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम अक्सर आते हैं। इनमें निगाह बना के रखेंगे कि कौन सा पार्ट है। तो ये अभी कानून बना हुआ हमारे यहाँ किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम, ये सन 2000 में बना हुआ कानून है, इसको याद कर लेंगे। यानी कि गिरफ्तारी के बाद बच्चों को पुलिस हिरासत में रखने या उन्हें थाने में लाने प्रतिबंध लगाता कौन सा कानून? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम, ये वर्ष 2000 में बना हुआ है, इसको रटकर जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य है, ताकि बच्चों को ऐसे स्थानों से बचाया जा सके जिससे उनका बेहतर जीवन संवर सके उन लोगों का। अगला पार्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में वैधानिक निकाय के रूप में, वैधानिक मान होता है कानूनी निकाय के तौर पर हुई है आपके यहाँ से? क्या 1991 है, 1993 है, 1990 या सन 1992? अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो कमीशन, जो नेशनल फॉर आपके विमेन कमीशन है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसकी स्थापना 1992 में हुई है यहाँ पर, ये वाला 1992 में। और जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है NHRC है, उसकी स्थापना 1993 में हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में विद ईयर आते हैं, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग इंपॉर्टेंट मानते हुए यहाँ पर याद भी कर लेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई है? 1992 में हुई है, 1992 में हुई है। और ये कैसा है? ये संवैधानिक आयोग नहीं है। तो कैसा आयोग है? ये वैधानिक आयोग है, ये कानूनी आयोग है कि संसद द्वारा इसे कानून द्वारा बनाया गया है यहाँ पर। अगला हमारा प्रश्न है ये, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है? क्या होता है? जिले के अंदर जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका मुख्य प्रभारी कौन होता है? ये जिला परिषद के मुख्य लेखाधिकारी, राजस्व विभाग अधिकारी, जिला कलेक्टर होते हैं या तहसीलदार होते हैं। इनमें से कौन होता है वो? तो आपको जानना चाहिए, जिले के अंदर जो मुख्य जो अधिकारी होता है भू राजस्व प्रशासन का, वो आपके जिला कलेक्टर ही होते हैं। यानी कि आपकी भाषा में जो डीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं आपके, जिन्हें आप डीएम भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, वही इसके प्रमुख होते हैं आपके। यानी समस्त प्रकार के भू राजस्व लेखाओं के जो हेड होते हैं जिले के अंदर, वो आपके जिला कलेक्टर होते हैं, जिन्हें आप डीएम भी कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं इनको हम लोग पे। इस समय हमारा जो अगला प्रश्न वो है, भारत का पहला भूमि अधिग्रहण कानून किस वर्ष में पेश किया गया? यानी भारत में जो पहला भूमि अधिग्रहण कानून वो कब आया है? 1984 में आया है, 1894 में आया है, 1784 में आया है या 1694 में आया है? यानी हमारे यहाँ पर वो कानून जिसे भूमि का अधिग्रहण किया जाता है वो कब लाया गया आपके हमारे यहाँ पर? तो वो 1890 ब्रिटिश शासनकाल में, हमारे यहाँ जब अंग्रेजों का शासनकाल हुआ करता था, उसी समय पर गवर्नमेंट द्वारा भूमि का अधिग्रहण, भूमि को कैसे एक्वायर किया जाता है, कैसे अधिग्रहित किया जाता है, इसके लिए 1894 में गवर्नमेंट ने कानून बना दिया था आपके। इस क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत नए यातायात नियम लाए गए हैं। इसमें बिना बीमा के, अगर आपका बीमा नहीं है तो गाड़ी चलाने पर कितने रुपए का जुर्माने का प्रावधान है? यानी आपको कितना जुर्माना देना होगा? 2000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए या 10,000 रुपए? तो आपको जानना चाहिए, अगर मोटर वाहन के नए नियम है व्हीकल वाले, अगर आपका बीमा नहीं है और उसके बाद गाड़ी चलाते हो तो उसमें आपके 2000 रुपए का प्रावधान किया गया आपके अकॉर्डिंग टू 2019 के अनुसार। और इसके अनुसार आप बताता हूं आपको, या 3 माह की सजा, या 3 माह की सजा, ये वाला प्रावधान है आपके। लेकिन अगर दोबारा आप पाए जाते हो, दोबारा बिना बीमा पाए जाते हो, तो इस क्रम में आपको 4000 रुपए, दोबारा में 4000 रुपए या 3 माह की सजा, 3 माह की सजा दी जाएगी आपको यहां से। यानी बिना बीमे के गाड़ी चलाओगे आप लोग तो आपको 2000 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा, या आपको 3 माह की सजा सुनाई जाएगी जेल की, या 3 महीने सजा काटी जेल की। अगर दोबारा फिर पाए जाते हो
तो ये जुर्माना आपका 4000 रुपये हो जाएगा, या तो ये जो सजा समय है आपके वो 3 माह ही रहेगा आपके, और जुर्माने की राशि 2000 रुपये और बढ़ जाएगी वहां पे आपके, और पहली बार में 2000 रुपये या 3 माह की सजा का प्रावधान है इसमें, बिना बीमे गाड़ी चलाते तो। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? बिना गियर वाली 18 वर्ष है, 16 वर्ष है, 20 वर्ष है या 21 वर्ष है? इसका उत्तर आपके माइंड में आ गया होगा, बिना गियर की गाड़ी चलाने के लिए कितनी न्यूनतम आयु का होना जरूरी है। ये बिना गियर वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिना गियर की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए मिनिमम एज हमारे यहाँ 16 वर्ष होनी चाहिए, जबकि आप जानते हो एक वयस्क के लिए हमारे यहाँ न्यूनतम आयु का प्रावधान है। सामान्य तौर पर जो वयस्क मताधिकार है, एडल्ट वोटिंग हमारे यहाँ, वो मिनिमम 18 वर्ष रखी गई है। 18 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे हमारे यहाँ, कोई व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता है, 18 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति वोट डाल सकते हैं, उसे बोलते हैं वयस्क मताधिकार। लेकिन यहाँ पर जो बिना गियर वाली गाड़ी है उसके लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष से कम ना हो, यानी वो लोग चला सकते हैं। आपके यहाँ पर 16 वर्ष को न्यूनतम आयु माना गया है यहाँ पर, इसको आप देख लेंगे बिना गियर वाली गाड़ी को। इस क्रम में अगला प्रश्न हमारा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के दर्दनाक चोट के बाद 1 घंटे तक चलने वाली सामान्य अवधि को डैश कर दिया यहाँ पर, मान्यता देता है जिस दौरान तत्काल चिकित्सा देखभाल प्रदान करके मृत्यु को टालने की उच्चतम संभावना होती है। क्या बोलते हैं इस अवधि को? यानी पूछ रहा है कि इस दौरान जो 1 घंटे तक चलने वाली समय सीमा से क्या बोलते हैं? अगर कोई दर्दनाक चोट लग जाती है, बहुत खतरनाक चोटिल हो जाता है आदमी, द रस आवर, द गोल्डन आवर, 1 घंटा यानी द 1 आवर, और द हैप्पी आवर दिखाई दे रहा है आपको। इसको हमारे यहाँ ऐसी घटना को हमारे यहाँ द गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। ये वाला, ये बहुत क्रूशल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें गोल्डन आवर कहा जाता है। इनको डट कर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ पर मोटर वाहन अधिनियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मानवाधिकार महिला वाला पार्ट पूछे जाते हैं, यातायात से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुलिस संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे मूल विधि वाला पार्ट है, एसआई वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने पूरी धारा वाला पार्ट अभी कराया नहीं आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आगे सब्सक्राइब करते हैं तो ये सारी बातें आप तो बहुत जल्दी पहुंचेंगे। और आगे मैं आपके लिए हिंदी की और करंट अफेयर की 2-3 क्लास और लेकर आने वाला हूं। उसके बाद आपको पेपर के लिए जाना तैयार होकर के, और मैंने कल बताया था आरओ एआरओ का पूरा पेपर आया है, वही आया है जो मैंने आपको पढ़ाया है, लाइन टू लाइन। आरओ का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो मैंने पढ़ाया हो और वहां से ना आया हो। जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो पूरी तरह संतुष्ट हैं कि वही पेपर बनाए जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है। जो लगातार जुड़े हुए हैं चैनल से, उन्हें संतुष्टि हो रही होगी कि हमने जो पढ़ा है बिल्कुल वो तर्क संगत पढ़ा है। और रही विस्तार वाली बात, तो जैसे ही अभी पेपर होगा तो विस्तार वाली क्लास आपको तत्काल दोबारा चालू कर दूंगा आपके यहीं पर। 20 तारीख से हमारा नया बैच चालू होगा यहीं पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएसएल के लिए, एमडीएस के लिए और पीसीएस के लिए और रेलवे के लिए एक स्पेशल बैच चालू होने वाला है। और टाइम क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा आपको। फिलहाल इसको याद करेंगे द गोल्डन आवर को यहां से। इसका हमारा जो अगला प्रश्न वो ये है, डैश से दिखाई दे रहा है आपको, एक प्रकार का सामाजिक अभियांत्रिक आक्रमण जहां पर यह दावा किया जा सकता है कि अभियुक्त किसी बैनर या लिंक का कुछ मूल्य है। क्या ये, क्या वो बेटिंग है, क्या फिशिंग है, क्या मालवेयर है, या प्री टेक्निस्ट है पे? तो इसका सही उत्तर है आपके ऐसी स्थिति में ये प्री टेक्स्टंग एक प्रकार का सामाजिक अभियांत्रिक आक्रमण है, जहां पर यह दावा किया जा सकता है कि अभियुक्त किसी बैनर या लिंक का कुछ मूल्य, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो डी है। आपको एक डायरेक्ट याद करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर वाले पार्ट से कई बार एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। ये वाला पार्ट हमारा साइबर क्राइम से, ये वाला पार्ट हमारा साइबर क्राइम से है। साइबर क्राइम वाले पार्ट से एक क्वेश्चन है आपके यहाँ से। साइबर जो क्राइम वाला पार्ट है वो भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। जिन बच्चों ने सिलेबस का गहन अध्ययन किया है उन्हें ये क्वेश्चन मिलेगा, ये वाला साइबर क्राइम। ये साइबर सेल हमारे अलग से होती है पुलिस में आपके, तो यहां से एक प्रश्न हमारे एग्जाम में आता रहता है। तो ये प्री टेक्स्टंग है आपके यहाँ से। इस टर्म में देखेंगे उस हैकर के लिए, कौन से हैकर के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द जो नुकसान पहुंचाने अथवा सूचना चुराने का इरादा रखता है, क्या कहलाता है? डंपस्टर है वो, ब्लैक हैट है वो जॉम्बी है, कि हॉस्ट बोट है? तो इस प्रकार से जो हैकर होता है वो जो एक शब्द को नुकसान पहुंचाने अथवा सूचना चुराने का इरादा रखता है उसे ब्लैक हैट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसे ब्लैक हैट कहते हैं ऐसे लोगों को। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
ज्यादा विस्तार नहीं करना है, सीधा याद करिए और खाली छोड़ दीजिए उसको, ताकि हमें याद रहे तत्काल इसके इस तरह क्वेश्चन। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन हमारे सामने ये रखा हुआ है, एक हैकर बोलते हैं जो कंप्यूटर पर चोर होते हैं, कंप्यूटर से हमारे डाटा को, हमारी सूचना को चुरा लेते हैं। उसे हम एक बात सामान्य भाषा में कहूं तो कंप्यूटर चोर होते हैं वो आपके, जो हमारे डेटा को चुरा लिया करते हैं, उन्हें कंप्यूटर हैकर बोलते हैं। तो एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिसके इरादे ना तो आपराधिक हैं और किसी प्रकार दुर्भावनापूर्ण नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? बैकडोर प्रोग्रामर, फ्रिकर कहलाते हैं, व्हाइट हैट कहलाते हैं या फ्रेकर कहलाते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे हैकर जिनका इरादे आपराधिक नहीं है, दुर्भावनापूर्ण नहीं है, तो उन्हें हमारे यहाँ व्हाइट हैट के नाम से जाना जाता है आपके। तो एक बार बताया, अभी ब्लैक हैट बताया पीछे, और ये व्हाइट हैट है, दो हैं, इन दोनों को रट लेंगे। हैकर का मतलब बता दिया मैंने आपको। अभी मैं आगे आपके लिए करंट और हिंदी पर एक विशेष क्लास लाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए। कम वर्डों में ज्यादा बात बताऊंगा, इसलिए इस चैनल को अभी तक फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए आने वाली है, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए आपके। और आगे मैं आपके लिए विस्तार वाली क्लास लाने वाला हूं। आपका प्रेम मिल रहा है, वो समझ जाएंगे आप लोग। जो आरओ में जो आपका मालटाल मिला है आपको, जिन प्रश्नों को 23 से मिले हैं, उन बच्चों ने बताया कि पेपर बहुत अच्छा आया है। और जो बच्चे ये कह रहे हैं पेपर आउट हो गया, कुछ हो गया, इन सब बातों में आपको नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि पेपर यदि आउट हुआ है सबके लिए होगा, परेशानी सबके लिए खड़ी होंगी। आप लगातार मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सको। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।